नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है अदिति अवस्थी। हम इस बुलेटिन में आपको सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ा प्लान बनाया है। इस ऑपरेशन को ऑल आउट नाम दिया गया है। सेना ने जम्मू कश्मीर के 13 जिलों में छिपे 258 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में 130 स्थानीय और 128 विदेशी आतंकवादी हैं, जिनके खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का खात्मा भी शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिन में सोपोर और पुलवामा में कुल 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। In my area, we have, that is in the AOR of my battalion, we have around 12 active terrorists. Now with 2 down, it has come down to 10 now. काउंटर के दौरान लश्कर के 3 मिलिटेंट्स को हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये जो तीनों मिलिटेंट्स थे, इनमें से स्पेशली माजिद का इन्वॉल्वमेंट बहुत अलग अलग केसेस में रहा है। सेना को पुलवामा में घनी आबादी वाले इलाके काकापोरा में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सेना मुठभेड़ में मार गिराए गए तीनों आतंकी हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद में साउथ कश्मीर, खास करके पुलवामा, क्योंकि वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का था, ये लोकल टेररिस्ट का गढ़ बन गया है, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट है। 16 जून को अनंतनाग के अरवानी गांव में लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू समेत 3 आतंकी मारे गए थे। पिछले 28 दिन में ही जम्मू कश्मीर में 45 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसमें पाक सेना के भी कुछ जवान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल अभी तक 80 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में 250 से 300 के बीच आतंकी सक्रिय है। सेना ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हर कीमत पर इन आतंकियों के सफाए में जुटी है। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सैयद हसन रिजवी ने कड़ा संदेश दिया है। भारतीय सेना के जखीरे में अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 तोप को शामिल किया गया है। राजस्थान के पोखरण में फायरिंग टेबल डेवलपमेंट शुरू हो गया है। फायरिंग टेबल डेवलपमेंट यानी भारतीय हालात के मुताबिक भारत में बने गोले के साथ किस तरह से इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए, इसका ट्रायल किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो इस अमेरिकी अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 तोप को भारतीय बनाया जा रहा है। दरअसल इन तोपों को चलाने के लिए, इस गन को चलाने के लिए सिर्फ 4 लोगों को क्रू की जरूरत होती है, जबकि बोफोर्स में, जो कि इसी कैपेबिलिटी की गन है, 9 आदमियों का क्रू काम करता है। इन तोपों को फोल्ड करने के बाद, इनको गन पोजीशन पर ले जाने के बाद, इनको तैयार करने में, फायरिंग के लिए तैयार करने में केवल 3 मिनट का वक्त लगता है। यानी एक बार अगर ये तोपें किसी जगह पहुंच गई तो 3 मिनट के अंदर इनको खोलकर इसको फायरिंग के लिए तैयार किया जा सकता है। राजस्थान के पोखरण में भारत के आर्टिलरी ऑफिसर कर्नल सौरभ भट्ट, अमेरिकी सेना के ऑफिसर जो लैटेंसिकी और इस तोप को बनाने वाली कंपनी के अधिकारी के साथ इसे भारतीय माहौल के हिसाब से बनाने में लगे हैं। इस तोप का वजन केवल 4.4 टन है। तुलना करने के लिए मैं आपको बताऊं कि बोफोर्स तोप का वजन 11 टन से ज्यादा है, यानी ये बोफोर्स तोपों से आधी से भी कम भारी है। लेकिन इसकी खूबियां, बोफोर्स तोप, जिन तोपों का हम इस्तेमाल करते हैं, भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, 155 mm की जो बोफोर्स तोपें हैं, उनसे किसी किस्म के से ही कम नहीं है। बोफोर्स तोप के बाद अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 पहली तोप है जिसे विदेशों से खरीदा जा रहा है। भारत और अमेरिका में 145 होवित्जर M777 तोप का सौदा हुआ है। इनमें से अमेरिका 25 तोप बनाकर भारत भेजेगा। बाकी 120 तोपें मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में ही महिंद्रा डिफेंस सिस्टम में तैयार की जाएंगी। M777 होवित्जर गन 70 डिग्री के एंगल पर 30 से 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है। सामने से हमला करने में इसकी मारक क्षमता करीब 40 किलोमीटर तक है। M777 होवित्जर गन को हमले के लिए सिर्फ 3 मिनट में तैयार किया जा सकता है और सिर्फ 2 मिनट में फोल्ड कर दूसरी जगह तैनाती की जा सकती है। इसे चलाने के लिए सिर्फ 4 लोगों की टीम की जरूरत है। M777 होवित्जर गन की पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई वाली जगहों पर हमला करने में बोफोर्स से बेहतर मारक क्षमता है।
राजस्थान के पोखरण में होवित्जर तोप की फायरिंग टेबल डेवलपमेंट को 8 जून से शुरू किया गया है, जो कि सितंबर तक चलेगा। अपनी खास मारक क्षमता की वजह से इन तोप की तैनाती अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर की जाएगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर आज विपक्ष की शाम करीब 6 बजे के आसपास बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले ही विपक्ष में दरार साफ दिख रही है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में 16 पार्टियों वाले विपक्ष की इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी, लेकिन रामनाथ कोविंद के खिलाफ किसी भी एक नाम को लेकर विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है। व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी, उनके अच्छे होने पर कोई शंका नहीं। विपक्ष की इस माथापच्ची का असर बिहार में महागठबंधन पर भी पड़ना शुरू हो गया है। जेडीयू ने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन का ऐलान किया है। इससे खफा आरजेडी ने जेडीयू पर विपक्ष की एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। जवाब में जेडीयू का कहना है कि राष्ट्रपति पद के अलावा सभी मुद्दों पर वो विपक्ष के साथ है। पहले से इन्होंने ही पहल की थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी से और लालू जी से, सब लोगों से जाकर कहा था श्री नीतीश कुमार जी ने कि पहल किया जाए, सेकुलर पार्टी एकजुट हो। अब फिर इसी में भाजपा को समर्थन कर देना उचित नहीं बुझाता है। नहीं, हम लोगों ने कल एक उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। आज उसी उम्मीदवार के विरुद्ध हो रही बैठक में हम कैसे हिस्सा ले सकते हैं? जहाँ तक विपक्षी एकता और महागठबंधन की बात है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है श्री कोविंद जी को समर्थन देना। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि जेडीयू के फैसले से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रामनाथ कोविंद को टीआरएस, बीजेडी, एआईएडीएमके के दोनों गुट, वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना और समाजवादी पार्टी समर्थन का ऐलान कर चुकी है। रामनाथ कोविंद को जीत के लिए 10,98,882 में से 5,49,442 वोटों की जरूरत है। एनडीए के पास कुल 5,37,683 वोट पहले से है। अभी तक रामनाथ कोविंद को कुल 62.7% वोटों का समर्थन मिल चुका है। जेडीयू के पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए 20,935 वोट है, जबकि बीजेडी के 32,898 वोट हैं। सिर्फ जेडीयू और बीजेडी के वोटों को मिलाकर ही जीत के लिए कम पड़े वोटों से ज्यादा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के दलित कार्ड के खिलाफ अब विपक्ष भी दलित कार्ड की ही तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मीना कुमार या प्रकाश अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की। रामनाथ कोविंद 23 जून को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने वाले हैं। इससे पहले आज दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर आशीर्वाद दिया। अटल बिहारी वाजपेयी तबीयत खराब होने के कारण अब घर से बाहर कम ही निकलते हैं। वाजपेयी जी के सरकारी आवास 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर सुबह करीब 11:30 बजे रामनाथ कोविंद पहुंचे। रामनाथ कोविंद के साथ बीजेपी महासचिव रामलाल और भूपेंद्र यादव भी थे। तीनों नेताओं ने पूर्व पीएम से आशीर्वाद लिया और उनकी बेटी नमिता भट्टाचार्य और उनके पति रंजन भट्टाचार्य के साथ फोटो भी खिंचवाया। अटल बिहारी वाजपेयी के पास रामनाथ कोविंद करीब 45 मिनट रुके। 21 जून को रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर ही पहली बार रामनाथ कोविंद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। वाजपेयी के घर पर इस मुलाकात के बाद रामनाथ कोविंद को बीजेपी दलित मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 19 जून को बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। विपक्ष अभी इस मसले पर एक राय नहीं बना पा रहा है कि कोविंद के खिलाफ किसे उम्मीदवार बनाया जाए। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज जबरदस्त हंगामा किया। स्पीकर के बार बार अपील करने के बावजूद हंगामा जारी रहा तो स्पीकर ने मार्शल्स को सभी विधायकों को बाहर करने का आदेश दिया। सदन से निष्कासित करने के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक गेट पर ही धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खैरा और सिमरजीत सिंह बैस को स्पीकर ने इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। इनको अनुमति देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को जबरदस्ती उठाकर बाहर कर दिया। उठा के जबरदस्ती उन्होंने उन्होंने नहीं देखा कि कहां से पकड़ना कहां से नहीं पकड़ना है। हमारी लेडीज विधायक हैं, उनको जो चुन्नियों की बेअदबी की थी, हमारी पगों को हाथ डाला गया, हमारी केसों की बेअदबी की गई।
स्पीकर ने सभी विधायकों को पहले सदन से फिर असेंबली कैंपस से भी बाहर निकलने का आदेश दिया। जबरन बाहर निकाले जाने पर एक महिला विधायक समेत 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई। मार्शल इनको स्ट्रेचर पर बाहर लेकर गए। विधायक मंजीत सिंह को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने विधायकों को जोर जबरदस्ती से बाहर निकालने और उनके साथ बदसलूकी की निंदा की है। 14 जून से पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। 23 जून को मौजूदा बजट सत्र का आखिरी दिन है। 16 जून को आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खैरा पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। खैरा पर फेसबुक वॉल पर सदन की कार्रवाई को पोस्ट करने का आरोप है। लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को 15 जून को निलंबित किया गया था। मुंबई के कल्याण में एयरफोर्स के लिए एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू होने वाला है, लेकिन जिस जमीन पर एयरपोर्ट बनना है उसको लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मुंबई में करीब 80 किलोमीटर दूर कल्याण बदलापुर हाईवे पर किसानों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। किसानों ने हाईवे के बीच में आग लगाकर पूरी सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों पर काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इससे गुस्से में आए किसानों ने नेवाड़ी गांव में पुलिस पर भी हमला बोला। हमले में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर समेत 4 से 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस की हवाई फायरिंग में करीब 10 किसान घायल हुए हैं। पुलिस ने मुख्य हाईवे पर लगे जाम को खुलवा दिया है, लेकिन आसपास के गांव तक किसानों का ये आंदोलन पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए स्पेशल फोर्स और सीआरपीएफ की अतिरिक्त बटालियन को भी तैनात किया गया है। कल्याण के ग्रामीण इलाके के आसपास की जमीन रक्षा मंत्रालय की है। इस जमीन पर यहाँ के गाँव वाले लंबे समय से खेती कर रहे हैं। एयरपोर्ट बनाने के लिए एयरफोर्स इस जमीन का अधिग्रहण कर रहा है। नेवाड़ी समेत करीब 17 गांव के किसान एयरफोर्स के जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सालों से जिस जमीन पर वो खेती करते आ रहे हैं, अब सरकार सरकारी जमीन बताकर उसे जबरन लेने की कोशिश कर रही है। इंदौर के महाराजा यशवंत राव अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मरीजों की मौत की खबर को प्रशासन ने खारिज कर दिया है। डिविजनल कमिश्नर का कहना है कि मरीजों की मौत हुई है, लेकिन इसकी वजह गंभीर बीमारियां हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल में बड़े हादसे की खबर पर इंदौर के कमिश्नर की सफाई आई है। इंदौर के कमिश्नर ने माना है कि शहर के एमवाय अस्पताल में 7 से 8 मौतें हुई हैं, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने की खबर गलत है। मेडिकल आईसीयू में जिसमें 5 डेथ हुई हैं आज, ऑन एन एवरेज करीब 4 से 6 डेथ होती हैं, बिकॉज वो सबसे सीरियस पेशेंट्स वार्ड होता है। सभी डिफरेंट एलिमेंट से होती हैं। कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर नहीं हुआ है और किसी भी तरह की कोई मेडिकल गलती से नहीं हुआ है। एक अखबार ने इंदौर के एमवाय अस्पताल में ऑक्सीजन बंद होने से 9 लोगों की मौत की खबर छापी थी। इसमें आईसीयू में 3, ट्रॉमा सेंटर में 2 और पीआईसीयू में 4 नवजातों के मरने की बात कही गई थी। इंदौर के कमिश्नर एमवाय अस्पताल पहुंचे और उन वार्डों का दौरा किया जहां मौत होने की बात कही गई थी। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक करने के बाद पता चला कि मरने वालों में नवजात शिशु या बच्चा शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री शरद जैन ने कहा है कि इस घटना की जांच करवाई जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने की बात गलत है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे। नमस्कार।